वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों 10th क्लास में इतने दिन आपने फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा अपने एनुअल सर से। आज बात करेंगे हम 10th क्लास में रसायन विज्ञान, जो आपके रसायन विज्ञान है उसके चैप्टर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो उन रसायन विज्ञान के चैप्टर्स की बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अपने रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बच्चों, रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए रसायन विज्ञान होती क्या है, जिसे आप केमिस्ट्री भी कहते हो। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री क्या है, ये अपने को सबसे पहले पता करना है। तो बच्चों अगर मैं एक लाइन में कहूँ रसायन विज्ञान क्या है, तो पदार्थ शब्द जो होता है, पदार्थों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान में किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर रसायन विज्ञान जो वो क्या है, पदार्थों की विज्ञान। रसायन विज्ञान अपने मोस्टली क्या है, पदार्थों की विज्ञान। और इसकी अगर हम पूरी डेफिनेशन लिखे, परिभाषा लिखें, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। तो बच्चों रसायन विज्ञान मतलब एक ऐसी विज्ञान जिसमें आप किसी पदार्थ के बारे में पढ़ोगे। पदार्थ जो है, उस पदार्थ का संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है और उसके गुण क्या है, इन चीजों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ही रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री के लिए एक शब्द बोले तो पदार्थ की विज्ञान, जैसे बायोलॉजी शब्द के लिए आप कहते हो सजीवों की विज्ञान, वैसे ही रसायन विज्ञान मतलब पदार्थों की विज्ञान, जिसमें आप पदार्थ के संगठन, पदार्थ की संरचना और गुणों का अध्ययन करोगे। देखो सबसे पहले इन तीन शब्दों की बात करते हैं। यहाँ अपने संगठन से क्या मतलब है, तो ये संगठन शब्द जो है, इस संगठन शब्द का अपना मतलब क्या है, पदार्थ जो होता है बच्चों, अपने एक वैज्ञानिक है डोल्टन, और डोल्टन की बात करें, डोल्टन नामक एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार बात करें तो इन्होंने कहा था कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ये बात कही कि अपने डोल्टन ने। तो देखो संगठन शब्द का मतलब अपने अगर बात करें संगठन की, तो डोल्टन ने कहा कि कणों से मिलकर बना होता है। तो संगठन मतलब पदार्थ में जो कण वो कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए देखो आप, हम ले लेते हैं जैसे H2, ये अपने पास एक पदार्थ है। ऐसे एक ले लिया जैसे हमने NaCl, ये भी अपने पास क्या है, एक पदार्थ है। या फिर ले लेते हैं जैसे C6, H12 और 6, ये तीन आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपसे पूछे इनका संगठन क्या है, तो देखो ये H2O जो है, ये H2O किससे मिलकर बना हुआ है, दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन से। मतलब इसके कण क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार कोई पूछे नमक या NaCl किससे बना है, तो आप कहोगे सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु से, तो ये इसका संगठन है। कोई कहे कि ये ग्लूकोज जो है आपके, वो किससे बना हुआ है, तो आप कहोगे कार्बन से जिसकी संख्या 6 है, आप कहोगे हाइड्रोजन जिनकी संख्या 12 है और ऑक्सीजन जिनकी संख्या भी क्या है, 6 है। तो संगठन का मतलब है कोई पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, वो कण कौन से। फिर बात कर लेते हैं तो संगठन के बाद अपने संरचना की। संगठन के बाद आ जाता है आपके संरचना। तो संरचना में पदार्थ के जो कण है
उन कणों को जब आपस में जुड़ते हैं तो पदार्थ बनता है। तो पदार्थ जब बना है तो उसमें कण किस प्रकार जुड़े हुए, जैसे H2O है, H2O में अपने ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन है, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए अमोनिया में, और लोन पेयर है। तो ये इनकी संरचना के बारे में, यानी किसी पदार्थ में जो कण है उन कणों के जुड़ने के बाद पदार्थ की ज्यामिति जो है वो किस प्रकार की रेखीय ज्यामिति है। जैसे अपने BeCl2 की बात करें तो इस पर ये जैसे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, या फिर उसकी आकृति त्रिकोणीय है, जैसे ये AlCl3 की बात करें तो इस पर ये जैसे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, या फिर चतुष्फलकीय है, अपने ये दिखाई दे रही है जो वर्ग समतलीय है, या अष्टफलकीय, तो वो होती है उनकी संरचना। और तीसरी चीज बढ़ते हैं हम गुणों के बारे में। तो यहाँ गुणों से अपना मतलब सीधा सा है कि पदार्थ जो है वो किस प्रकार रिएक्शन करता है, जल के साथ उसकी क्रिया या उसका व्यवहार कैसा है, वायु के साथ, धातु के साथ, अधातु के साथ, किसी अम्लीय पदार्थ के साथ, क्षारीय पदार्थ के साथ, उनके जो व्यवहार है उन व्यवहार को गुणों के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये होता है बच्चों अपने रसायन विज्ञान। मतलब नॉर्मली अगर बात करें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणों का अध्ययन करते हैं। और अपने संगठन का मतलब तो क्या है, पदार्थ किन कणों से मिला हुआ है, संरचना का मतलब पदार्थ में कणों के जुड़ने के बाद उनकी ज्यामिति कैसी है, और गुणों से तात्पर्य है कि वो किस प्रकार बिहेवियर दर्शाते हैं वायु, जल, धातु, अधातु या अन्य रसायन के साथ। इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन रसायन विज्ञान में करते हैं। तो बच्चों देखो, पाठ स्टार्ट करने से पहले हल्का सा नॉर्मली किसी चीज को समझने के लिए, क्योंकि आप रसायन विज्ञान के तो चैप्टर पढ़ोगे अपने 10वीं क्लास में, उन चैप्टर में आपके कुछ रासायनिक सूत्र आएंगे। तो उन रासायनिक सूत्र को समझने के लिए अपने को नॉर्मल अध्ययन रसायन विज्ञान में जो करना है, सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं बच्चों, हम करते हैं पदार्थ के बारे में। सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ जिसको आप द्रव्य भी कह सकते हो, द्रव्य, या इंग्लिश में जिसको मैटर कहते हैं। तो पदार्थ है क्या, जिसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। सबसे पहले ये आप इससे पहले वाले एग्जाम में पढ़ चुके हो। नॉर्मली अपने को परमाणु, अणु, इनके बारे में, उनके सूत्र के बारे में समझने के लिए पदार्थ, द्रव्य का थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हैं। तो देखो, जो पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के लिए हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा कण, कण कोई सा भी हो सकता है, कोई भी कण, चाहे वो बहुत छोटा है चाहे वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं आकार की भी बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं आयतन की बात कर रहा हूं, ना मैं संरचना की बात कर रहा हूं। मैं सीधा कह रहा हूं कोई भी कण चाहे, यानी परिभाषा के रूप में कहूं तो वे सभी कण जिनका आकार, आयतन एवं द्रव्यमान होता है, तथा जो स्थान घेरते हैं, और कुछ पदार्थों को अपनी ज्ञानेंद्रियां जो होती है वो महसूस भी करती है, उन्हें पदार्थ कहते हैं बच्चों। उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, उन्हें पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है या कहते हैं। तो अपने जो पदार्थ तो जिसके बारे में रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं वो क्या, प्रकृति या ब्रह्मांड जो है अपने, इसमें पाए जाने वाले वे समस्त कण जिन कणों का आकार होता है, आकार निश्चित, अनिश्चित शब्द काम में नहीं ले रहा हूं। जैसे निश्चित की बात करें तो बर्फ का आकार निश्चित है, कोई पत्थर है तो उसका आकार निश्चित है। अनिश्चित की बात करें तो जैसे जल है, जल का आकार अनिश्चित है, या वायु है, वायु का आकार क्या है, अनिश्चित। यहाँ हम परिभाषा में निश्चित और अनिश्चित शब्द बिल्कुल काम में नहीं ले रहे हैं। फिर बात करते हैं आयतन, पदार्थ जो उसका वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए, निश्चित अनिश्चित की बात यहाँ पर भी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जो द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ है तो उसमें द्रव्य होना चाहिए। द्रव्यमान मतलब उपस्थित द्रव्य की मात्रा, ये गुण है। और सबसे विशेष चीज, पदार्थ स्थान को घेरते, मतलब किसी पदार्थ को आपने रख दिया
तो वो उस स्थान को क्या कर लेगा, घेर लेता है। अगर उस स्थान का आपको पुनः उपयोग करना है तो आपको या तो उस पदार्थ को वहां से हटाना पड़ेगा या फिर उसी पदार्थ को आपने उपयोग में लेना पड़ेगा। तो वो समस्त कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पदार्थ होते हैं बच्चों। अब देखो ये तो नॉर्मली पदार्थ है, इनके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं हम। जैसे अपने पास बर्फ है, इनके अलावा जैसे अपने पास पानी, अपने पास जैसे वाष्प है, और भी अनेक पदार्थ है जैसे H2, O2, N2। उसके अलावा जैसे लोहा धातु का कोई टुकड़ा है, तांबा की कोई वस्तु है, या आप कह सकते हो पत्थर है। जैसे आप पढ़ाई करते समय पेन पेंसिल काम में लेते हो, पेन है या पेंसिल है। ये समस्त कण जो है वो आपके पदार्थ होते हैं, और इन्हीं पदार्थों के बारे में हम रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जब पदार्थों के अंदर जो सबसे छोटा कण, प्रारंभ में पदार्थों में जो सबसे छोटा कण माना गया, डाल्टन ने जिसे माना, वो कण होता है आपके परमाणु। परमाणु को समझना आराम से, परमाणु या एटम की बात करें तो सबसे पहले परमाणु या एटम की परिभाषा देने की बात करें तो डाल्टन जो थे, अभी हमने बात की थी, एक लाइन देखी थी, डाल्टन ने ही परमाणु के लिए परिभाषा दी थी। और डाल्टन ने कहा था सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, नॉन डिवाइडेबल पार्टिकल, अविभाज्य कण। मतलब डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, वह सबसे छोटा कण जिसको आप और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, चाहे उस पर कितना ही बाह्य दाब लगाओ। दाब लगाने पर या यांत्रिक दाब लगाने पर भी उस कण को आप और छोटे कणों में नहीं तोड़ पा रहे हो, तो वो कण ही क्या है, आपके परमाणु है। तो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, या ये बोल सकते हैं वह सबसे छोटा कण, वह सबसे छोटा कण जिसे और सूक्ष्म भागों में, और सूक्ष्म या छोटे भागों में, सूक्ष्म या छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्हें परमाणु कहते हैं या उसे परमाणु कहते हैं, उन्हें या उसे परमाणु कहते हैं। अगर कणों की संख्या आप ज्यादा ले रहे हो तो उन्हें जोड़ देना, एक ही ले रहे हो तो उसे जोड़ देना। तो परमाणु मतलब वह कण जिस कण पर आप कितना भी बाह्य दाब लगाओ, बाह्य दाब लगाने के बाद भी उसको आप छोटे खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हो, तो वो कण जो होता है वो जो आपके परमाणु या एटम होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो जो एटम शब्द को समझते हैं और इस शब्द के बारे में पूर्ण रूप में अध्ययन करते हैं, आपको पहचान करनी आनी चाहिए। अगर आप परमाणु या एटम की पहचान करना सीखे तो मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाना बताऊंगा, अभी वो आपको आसानी से आ जाएंगे। तो देखो एटम शब्द को सीखने के लिए सबसे पहले देखते हैं रसायनों के प्रतीक या पदार्थों के प्रतीक। रसायन के स्थान पर आप पदार्थ भी ले सकते हो काम में, और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो आपके परमाणु, वो भी आप काम में ले सकते हो। परमाणु, पदार्थ या रसायनों के प्रतीक, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आपको अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको किसी भी रासायनिक सूत्र बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। और जब रासायनिक सूत्र बनाने में समस्या नहीं होगी तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में, समझने में, याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इसको आराम से समझते हैं। तो देखो तो सबसे पहले किसी भी परमाणु के प्रतीक का निर्धारण जो किया जाता है, प्रतीक का निर्धारण, उस प्रतीक का निर्धारण जो किया जाता है वो किया जाता है उसके अंग्रेजी या लैटिन नाम, अंग्रेजी या लैटिन नाम के आधार पर, लैटिन नाम के आधार पर जिस परमाणु की हम बात करें उस परमाणु का अंग्रेजी में या लैटिन भाषा में जो नाम है के आधार पर ही
उस परमाणु के प्रतीक का क्या किया जाता है, निर्धारण करते हैं। पहली चीज, अभी हम इसको उदाहरण से भी समझेंगे। दूसरी चीज बच्चों, जब परमाणु का प्रतीक बनाया जाता है तो प्रतीक एक या दो अक्षरों से बनते हैं, एक या दो अक्षरों से बनाते हैं, बनता है, से बनाते हैं। और जब आप किसी भी परमाणु का प्रतीक बना रहे हो तो सर्वप्रथम या कह सकते हैं प्रतीक नाम के पहले या पहले दो अक्षरों, पहले या पहले दो अक्षरों से बनाते हैं। मोस्टली देखो, प्रतीक बनाना है मतलब आपको उस तत्व का अंग्रेजी में नाम आना चाहिए और कुछ तत्वों का लैटिन नाम पता होना चाहिए। जो अंग्रेजी में या लैटिन भाषा में नाम है, उस नाम के पहले अक्षर या पहले दो अक्षर जो होते हैं वो उस प्रतीक का निर्धारण करते हैं, उस परमाणु का प्रतीक होता है। प्रतीक के नाम के पहले या दो अक्षरों से बनाते हैं, प्रतीक नाम जो उसके पहले या दो अक्षरों से बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले दो, एक या दो का मतलब क्या है, तो पहले या पहले दो अक्षरों से मतलब यदि आप किसी परमाणु का प्रतीक एक ही शब्द से बना रहे हो, उस प्रतीक के परमाणु के प्रतीक में एक ही अक्षर है, तो वो हमेशा उसके अंग्रेजी या लैटिन भाषा के नाम का पहला अक्षर होगा। और यदि दो अक्षर है तो पहला और दूसरा अक्षर होगा। इसके अंदर चौथी चीज, प्रतीक का पहला अक्षर सदैव अंग्रेजी वर्णक्रम, अंग्रेजी वर्णक्रम यानी जो आप एबीसीडी बोलते हो, अंग्रेजी वर्णक्रम में बड़े, अपने जो बड़े अक्षर होते हैं कैपिटल लेटर कहते हो, बड़े अक्षर में लिखते हैं, बड़े अक्षर में लिखते हैं। अगर किसी परमाणु का प्रतीक लिख रहे हो तो उस परमाणु के प्रतीक का पहला अक्षर बच्चों सदैव कैपिटल लेटर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बड़ा अक्षर जो होता है वो होता है। और अगर किसी में दो अक्षर है तथा दूसरा अक्षर जो होता है, तथा दूसरा अक्षर लोअर केस, दूसरा अक्षर लोअर केस यानी छोटे अक्षर, छोटे अक्षर के रूप में लिखे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है आपके प्रतीकों के लिए। ये चार बिंदु जो है वो आपको प्रतीक बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी प्रदान करते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। पहली चीज, कोई आपसे पूछे कि किसी परमाणु का प्रतीक कैसे निर्धारण करते हैं, तो उस परमाणु का अंग्रेजी में या लैटिन भाषा में जो नाम होता है उस नाम से बनाया जाता है। प्रतीक बनाते समय या तो प्रतीक एक अक्षर का बनता है या प्रतीक दो अक्षरों का बनता है। अगर किसी परमाणु का प्रतीक बना रहे हैं तो जो उसका अंग्रेजी या लैटिन भाषा का नाम है या तो उसके पहले अक्षर से बनाएंगे या पहले दो अक्षर जो है उनसे बनाया जाता है। उसके अलावा जब प्रतीक लिखते हैं तो लिखते समय प्रतीक का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर अंग्रेजी वर्णक्रम में बड़ा अक्षर जो होता है उसमें लिखा जाता है। और अगर प्रतीक में दो अक्षर है तो पहला तो कैपिटल रहेगा लेकिन दूसरा अक्षर लोअर केस या स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसी में, ये अपने पास जैसे हाइड्रोजन है तो जो हाइड्रोजन का प्रतीक जो बनाते हैं इसके अंग्रेजी नाम से बनाते हैं। ये जैसे अपने पास हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन का प्रतीक जो बनाया जाता है वो इसके अंग्रेजी के नाम में जो पहला अक्षर है जो क्या है एच, पहला अक्षर देखो यहाँ पर क्या है ये एच, तो इस एच से बनाते हैं केवल एक ही अक्षर से। और पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में होता है तो ये बना दिया। फिर उसके बाद दूसरा ले लेते हैं जैसे हम हीलियम, हीलियम का जब प्रतीक बनाना है तो बच्चों उसका अंग्रेजी नाम लिखते हैं, ये लिख दिया हीलियम।
अगर हाइड्रोजन का H और हीलियम का भी मैं H लिख दूं प्रतीक, तो देखो दोनों का प्रतीक सेम हो जाएगा। अगर मान लो ये लिख दिया मैंने H, तो देखो फिर अपने को पहचान कैसे पता चलेगी कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हीलियम की। तो जब हाइड्रोजन का H निर्धारित कर दिया, तो फिर हीलियम का प्रतीक दो अक्षरों में बनाया गया, पहला अक्षर H और दूसरा अक्षर E। तो H इस, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा अक्षर क्या होता है, स्मॉल लेटर। तो ये बना दिया। फिर बच्चों कुछ तत्वों के नाम, उनके लैटिन नाम, जैसे सोडियम की बात करते हैं। अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम का नाम जो होता है अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर नहीं होता है, ये अंग्रेजी वर्णक्रम के नाम के आधार पर होता, तो प्रतीक या तो एस होता है या एस होता। लेकिन सोडियम का प्रतीक जो होता है अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर, अंग्रेजी में नाम जो उसके आधार पर नहीं होकर, और इसका लैटिन नाम जो होता है बच्चों, जो होता है इसका नेट्रियम, इस नेट्रियम के आधार पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो देखो नेट्रियम का अंग्रेजी में नाम लिखा तो ये होता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको वापस शुद्ध लिखते हैं। ये इस नाम से बनाया जाता है। और देखो इस नाम में प्रतीक बनाते समय जो ये आपको पहले दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं एन और ए, इससे बनाते हैं। लेकिन एन में पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर लोअर केस या स्मॉल रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार अपने पोटेशियम जो होता है बच्चों, पोटेशियम का नाम भी अंग्रेजी नाम के आधार पर नहीं लिखकर, ना लिखकर इसका लैटिन नाम जो होता है केलियम, इसके आधार पर लिखा जाता है। और इस आधार पर इसका प्रतीक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, के होता है। तो किसी भी परमाणु का प्रतीक बनाते समय या तो उसके अंग्रेजी नाम या उसके लैटिन नाम का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज, प्रतीक या तो एक अक्षर का होता है या दो अक्षर का होता है। प्रतीक चाहे एक अक्षर का हो चाहे दो का हो, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। और अगर किसी प्रतीक में दो अक्षर है तो दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लेटर या लोअर केस होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन दोनों के प्रतीक इनके अंग्रेजी नाम से बनाए गए हैं, जबकि सोडियम और आपके पोटेशियम के प्रतीक जो है वो इनके लैटिन नामों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। अब बच्चों देखो इनका महत्व क्या है प्रतीकों से, तो आपको सीधा ये ध्यान रखना है, किसी भी परमाणु का प्रतीक जो है, अगर किसी परमाणु का प्रतीक लिखा हुआ है, जैसे ये H लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, या अपने Li लिखा हुआ है, या जैसे Be लिखा हुआ है, या Na लिखा हुआ है, या कहीं Ne भी लिखा हुआ है, या अपने पास जैसे Ar या Al लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे O लिखा हुआ है, या N लिखा हुआ है, या P लिखा हुआ है। ये जो लिखे हुए इन नामों से आप परमाणु की पहचान कैसे करोगे, परमाणु का पता करना है। तो यदि प्रतीक जो लिखा हुआ है उसके आगे, किसी भी परमाणु के प्रतीक के आगे जो नंबर होते हैं, प्रतीक से पहले लिखे हुए नंबर, पहले लिखे नंबर, गिनती में जो नंबर होते हैं उन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 1 2 3, ये जो नंबर होते हैं वो इनके मोलों की संख्या को दर्शाते हैं, इनके मोलों की संख्या को। और किसी प्रतीक में दाईं ओर, प्रतीक में दाईं ओर नीचे लिखे नंबर अणु में परमाणु की संख्या दर्शाते हैं, अणु में परमाणु की संख्या दर्शाते हैं, परमाणु की संख्या दर्शाते हैं। देखो मतलब क्या है इन दोनों अक्षरों का, मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको समझना। ये क्या कह रहा है, जैसे किसी अक्षर के प्रतीक के पहले तृतीय अंक लिखा हुआ है, जैसे ये ले लेते हैं हम, अपने पास सोडियम है और सोडियम से पहले यहाँ 2 लिखे हुए, इसका मतलब सोडियम परमाणु के मोल कितने, यहाँ पर 2 मोल है। कितने मोल है, 2 मोल। और मान लो एक ये लिखा है जैसे H2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मोल तो एक ही है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा और किसी प्रतीक के आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब संख्या 1 है, तो मोल तो 1 है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन परमाणु कितने,
तो इसके नीचे लिखी हुई संख्या जो होती है वो इसकी परमाणु की संख्या को दर्शाते हैं। तो H2 में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 2 है। समझ रहे हो मतलब क्या कह रहा हूं? अगर किसी प्रतीक के पहले अक्षर लिखे हुए मतलब वो उसके मोल को दर्शाते हैं, और प्रतीक के नीचे दाईं ओर कोई गिनती अंक लिखा हुआ है तो वो उसमें परमाणु की संख्या को दर्शाते हैं। अब मान लो किसी प्रतीक में पहले और बाद में दोनों जगह आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ अपने पास 2H2। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन जो H2 के रूप में H2 अणु, इसके मोल तो कितने? 2। हाइड्रोजन के मोल कितने? 2 या H2 अणु की संख्या कितनी है? 2। और इस H2 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो बच्चों हाइड्रोजन की सब संख्या निकाल लियो, तो जो मोल इसको गुणा करना है आपको इसके नीचे लिखे हुए अंक जिन्हें हम परमाणु की संख्या इनटू परमाणु की संख्या। एक मोल में जितने परमाणु है तो देखो 2 मोल है और एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो यहां पर यह संख्या कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये चीजें भी और रिपीट करेंगे, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं पे भी प्रतीक लिखा हुआ है, आपको सूत्र दिया, उस सूत्र में परमाणु की पहचान कैसे करोगे? तो देखो कुछ सूत्र लिख रहा हूं, जैसे मैं आपको ये लिख दिया, जैसे मैंने NaCl एक लिख दिया बच्चों, जैसे मैंने NH3 एक लिख दिया, जैसे मैंने H2O, इसके अलावा एक लिख दिया मैंने PCl5, और देख लेते हैं ये लिख दिया जैसे मैंने C6H12O6 लिख दिया जैसे, या मैं ये लिख देता हूं जैसे H2SO4 ये दिया हुआ है अपने पास। अब मान लो किसी में इसके आगे मैं 2 लिख देता हूं, एक के आगे 3 लिख देता हूं, एक के आगे 5 लिख देता हूं, और इनमें 3 में किसी नहीं लिख रहा हूं। अब सबसे पहले तो इनमें परमाणु की पहचान करनी है। सबसे पहले किसकी पहचान करते हैं? इनमें परमाणु। तो देखो परमाणु की पहचान सीधा याद रखना, जो आपका सूत्र है उस सूत्र में परमाणु देखने के लिए आप प्रतीक की पहचान करो, और प्रतीक का पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है, और कैपिटल के बाद पुनः कैपिटल आ रहा है मतलब 2 परमाणु है, दोनों एक साथ नहीं है, 2 अलग अलग परमाणु है। एक परमाणु आ रहा है और प्रतीक आ रहा है, प्रतीक के पहला अक्षर कैपिटल है और कैपिटल लेटर के बाद दूसरा अक्षर भी कैपिटल आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है और हाइड्रोजन के बाद दूसरा अक्षर ऑक्सीजन आ रहा है, और दोनों में क्या कैपिटल लेटर है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H और O, ये 2 अलग अलग प्रतीक है। लेकिन यदि पहला कैपिटल लेटर है उसके बाद स्मॉल लेटर है, मतलब ये दोनों एक साथ है और ये किसी एक परमाणु को क्या करें? रिप्रेजेंट। तो देखो NaCl में परमाणु के पहचान करें तो NaCl में देखो N और A, N कैपिटल है, स्मॉल है, मतलब दोनों साथ है यानी एक परमाणु। तो एक परमाणु तो बच्चों यहाँ पर Na है। फिर देखो दूसरा अक्षर C दिखाई दे रहा है और C के बाद अगला अक्षर क्या है? L, लेकिन L देखो स्मॉल लेटर है, मतलब C और L दोनों एक साथ है, तो ये भी एक परमाणु है। तो NaCl में परमाणु कौन कौन से हैं? एक Na है और एक Cl। अब इनकी संख्या की बात कर लेते हैं, परमाणु की संख्या कितनी है? तो देखो Na के पहले कोई अंक लिखा हुआ है, सूत्र से पहले कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका मोल कितना है? 1 ही है। अब देखो Na के प्रतीक के नीचे ये जो आपको प्रतीक दिया हुआ है, इस प्रतीक के नीचे यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 1 है। तो Na की संख्या मोल 1 और परमाणु संख्या 1, मतलब Na की कुल संख्या कितनी है? 1। क्लोरीन की बात करो, देखो Cl के पहले जो मोल होगा वो हमेशा पूरे प्रतीक के सूत्र से पहले मिलेगा। अलग अलग प्रतीकों में ये नहीं, यहाँ पर क्लोरीन के अगर 2 मोल लेने तो यहाँ 2 लिखेगा नहीं, कभी नहीं लिखेगा यहाँ 2 यही लिखे जाएंगे मोल को दर्शाने के लिए। मोल को दर्शाने के लिए जो 2 लिखे जाएंगे वो पूरे सूत्र से पहले लिखे जाएंगे, प्रत्येक परमाणु के पहले नहीं लिखे जाएंगे। मतलब क्लोरीन का मोल भी 1 ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ क्लोरीन के नीचे देखो कोई गिनती अंक है क्या? नहीं है ना, मतलब परमाणु की संख्या 1 है, मतलब NaCl में कुल क्लोरीन कितने? 1 है। इसी प्रकार देखो NH3 में आ जाते हैं, पहले तो लिखते हैं इसमें परमाणु बच्चों, तो देखो परमाणु कौन कौन से, फिर इनकी संख्या लिखते हैं। तो देखो परमाणु की पहचान करने का सीधा तरीका, आप प्रतीक देखो, पहला अक्षर N आ रहा है, कैपिटल लेटर है, मतलब ये प्रतीक है। N के बाद क्या आ रहा है? H भी क्या है? कैपिटल लेटर है,
मतलब दोनों अलग अलग प्रतीक है, किसी एक का प्रतीक नहीं है। तो एक परमाणु तो N है, दूसरा परमाणु क्या है H। अब बात कर लेते हैं इनकी संख्या की। तो देखो इनकी संख्या की बात करें तो क्या NH3 के पहले कोई गणितीय अंक लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब नहीं लिखा है, इसका सीधा मतलब क्या है? यहाँ पर मोलों की संख्या 1 है। अब देखो नाइट्रोजन के प्रतीक के नीचे दाईं ओर कोई अंक लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर संख्या कितनी है? 1। परमाणु प्रतीक से पहले मोल और प्रतीक के नीचे संख्या, तो नाइट्रोजन की संख्या भी 1, मोल भी 1। तो इस यौगिक में नाइट्रोजन की संख्या कितनी? 1 है। बच्चों देखो मोल कितना है? NH3 से पहले कुछ भी अंक नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन देखो हाइड्रोजन के प्रतीक के नीचे कितना गणितीय अंक है? 3 है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगले में आ जाते हैं। बात कर लेते हैं बच्चों इस H2O की। तो इस H2O की अगर बात करें तो देखो इसके पहले आपको कुछ दिखाई दे रहा है गणितीय अंक? H2O से पहले गणितीय अंक दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है? 2। मतलब इस पूरे H2O के मोलों की संख्या कितनी है? 2 है। H2O पूरे H2O के मोलों की संख्या 2 है। सबसे पहले देखो इसमें परमाणु कौन कौन से उनकी पहचान करते हैं। तो बच्चों परमाणु की पहचान करने का अपना तरीका, प्रतीक देखो। सबसे पहले H कैपिटल लेटर है, यानी प्रतीक है। क्या H के बाद कुछ है? बिल्कुल है। कौन है? O। O भी कैसा है? कैपिटल लेटर, मतलब दोनों सेपरेट प्रतीक है। तो एक परमाणु H है और दूसरा परमाणु क्या है? O है। अगर दोनों की संख्याओं का कैलकुलेशन करें तो मोल और प्रतीक के नीचे लिखे गणितीय अंक को गुणा करना है। तो हाइड्रोजन के मोल कितने? 2 है साहब। और हाइड्रोजन के प्रतीक के नीचे कितना गणितीय अंक है? वो भी 2 ही है। तो 2 इंटू 2 मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई बेटा जी? 4 आ गई। ऑक्सीजन की संख्या देखो, ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? तो मोल हमेशा सूत्र के लिखने, तो मोल कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन का जो प्रतीक है इसके नीचे कोई गणितीय अंक है क्या? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 1 है। तो संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई बच्चों 2। तो यहाँ पर आप परमाणु की पहचान और संख्याओं का पहचान करना है। फिर आ जाते हैं, देखो ये PCl5 जो दिया हुआ है इसकी बात करें तो देखो सबसे पहले क्या इसमें PCl5 के मोल दर्शाए हुए हैं? बिल्कुल, इसके सूत्र के पहले देखो 3 लिखा हुआ है, मतलब ये मोल है। तो PCl5 के मोल कितने हैं? 3 है। और ये 3 किससे गुणा है? तो ये P के साथ भी गुणा में है और ये Cl के साथ भी गुणा में है, यानी पूरे PCl5 की संख्या दर्शा रहा है। परमाणु देखते हैं। परमाणु देखने का अपना तरीका, सबसे पहले आप क्या देखो? प्रतीक। पहला प्रतीक क्या लिखा हुआ है? P। क्या P के बाद आगे कुछ लिखा हुआ है? बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है? C। C कैपिटल है या स्मॉल? कैपिटल है, मतलब अलग प्रतीक है। C के बाद क्या लिखा हुआ है? L। L स्मॉल है कैपिटल? स्मॉल है। स्मॉल है मतलब कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ है, और कैपिटल के साथ जुड़े 2 परमाणु, इन दोनों ने एक प्रतीक बनाया है और इसने एक, यानी PCl5 में 2 परमाणु है। और एक तो P और एक Cl। देखो P की संख्या देखते हैं, मोल तो कितने हैं? वही 3 है मोल, तो मोल 3 है साहब। क्या P के प्रतीक के नीचे दाईं तरफ कोई गणितीय अंक लिखा हुआ है? यहां देखो कुछ लिखा हुआ है? नहीं। और जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है सूत्र में, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब उसकी संख्या 1 है। तो ये 1, तो संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई साहब। फिर देखो क्लोरीन के मोल कितने हैं? तो जितने PCl5 के मोल है उतने मोल क्लोरीन के, और PCl5 के मोल कितने हैं? 3। तो ये 3 इंटू, देखो क्लोरीन के नीचे कोई गणितीय अंक है? बिल्कुल है। क्या है? 5। तो इंटू 5 कर दो, तो 5 3 15। तो PCl5 के 3 मोलों में फास्फोरस की संख्या 3 है और क्लोरीन की संख्या कितनी है? 15। ये किसकी संख्या? परमाणु की संख्या। यहां जाते हैं बच्चों, वही अपने को पता करना है प्रतीक के बारे में। सबसे पहले तो देखो इसके प्रतीक का पता करना है, तो वही प्रतीक का पता करना है आपको परमाणु के रूप में। तो सबसे पहले देखो आपके क्या लिखा हुआ है? C लिखा हुआ है। C के बाद अगला अक्षर क्या है? H। C भी कैपिटल लेटर है और H भी क्या है? कैपिटल, मतलब दोनों एक साथ नहीं है, यानी अलग अलग है, और अलग अलग है मतलब 2 अलग अलग परमाणु है। तो एक परमाणु C है, दूसरा परमाणु H है। H के बाद क्या है? O। O भी क्या है? कैपिटल है। H भी क्या है? कैपिटल, मतलब दोनों ये भी अलग अलग है। तो ये O आ गया साहब।
अब इनकी संख्याएं दर्शाते हैं। तो देखो C6H12 और 6 के पहले देखो यहाँ कोई गिनती अंक लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसके मोल कितना है? 1, तो मोलों की संख्या 1 है। अब देखो इनकी परमाणु की संख्या, कार्बन के प्रति के नीचे कितना लिखा हुआ है? 6, तो 1 × 6 बराबर 6, मतलब इसमें कार्बन के परमाणु की संख्या 6। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, तो मोल पूरे सूत्र का होता है 1, हाइड्रोजन की संख्या प्रति के नीचे कितनी है? 12, तो कुल संख्या कितनी होगी? 12 होगी साहब। ऑक्सीजन मोल देखो, मोल कहां देना है? सूत्र के पहले, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1 है, ये लिख दिया साहब 1। प्रति के नीचे कुछ लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है 6, तो ये गुणा में आ गया 6, तो संख्या कितनी होगी टोटल? 6, मतलब C6H12 और 6 में कार्बन परमाणु 6 है, हाइड्रोजन परमाणु 12 है, ऑक्सीजन परमाणु 6 है, और C6H12 और 6 के मोलों की संख्या 1 है। लास्ट उदाहरण देख लेते हैं ये अपने। तो देखो इस उदाहरण की बात करें तो क्या इसमें मोलों की संख्या दर्शाई गई है? क्या इसमें मोल है? तो पूरे सूत्र के पहले देखो 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 क्या है? मोल है। और ये 5 मोल है, मतलब सबके साथ है, हाइड्रोजन के साथ भी है, S के साथ भी, O के साथ भी है। चलो ठीक है, परमाणु लिखते हैं। परमाणु की पहचान प्रतीकों से करो। सबसे पहला प्रतीक क्या लिखा हुआ है? कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? कैपिटल लेटर मतलब एक प्रतीक है, ये लिख दिया है। H के अगला अक्षर क्या है? S। स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल है, मतलब H और S अलग अलग प्रतीक है। अगर स्मॉल होता तो एक होता, तो ये है S के बाद O लिखा है, लेकिन वो O क्या है? कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल लेटर। अगर स्मॉल होता तो S तो होता, लेकिन O कैपिटल है, मतलब अलग प्रतीक है, ये लिख दिया O। परमाणु की संख्या देखो, इस H2SO4 में तो H, S और 3 परमाणु, तीनों के मोल तो वही है जो इस सूत्र के मोल है 5-5। संख्या देखें तो देखो हाइड्रोजन परमाणु जो है इसके मोल तो 5 है, लेकिन इस प्रतीक के नीचे अंक कितना है? 2, मतलब इस H2SO4 में हाइड्रोजन की कुल नंबर कितने हैं? तो 5 और 2 को गुणा करो तो 10। देखो S के मोल तो वही है जो H2SO4 के 5, लेकिन S के प्रतीक के नीचे देखो S O नहीं है, ये S के नीचे देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब संख्या 1, तो 5 × 1 बराबर क्या हो गया? 5। ठीक है, ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? तो सूत्र क्या मोल है? 5 × देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। ये 4 जो है बच्चों ऑक्सीजन की संख्या है, SO4 की संख्या 4 नहीं है, तो ये 5 × 4, तो ये 20। तो ये क्या कह रहा है? H2SO4 का मोल कितना है? 5, जिसमें हाइड्रोजन 5 मोल में 10 होते हैं, H2SO4 के 5 मोल में सल्फर तो 5 ही होते हैं, और ऑक्सीजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। इस प्रकार बच्चों हम किसी भी परमाणु के प्रतीक का और उसके परमाणु की संख्या का आकलन कर सकते हैं। इस क्लास के नोट्स आपके ग्रुप में PDF रूप में मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्लासें रेगुलर लेनी है, ताकि आपके कोई समस्या नहीं हो। केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपके। इन कक्षाओं को आप नियमित लें। जय हिंद, वंदे मातरम।